Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक्स को पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने उसमें जो इंटरकन्वर्जन ऑफ द एनर्जी था उसको देखा था, किस तरह से ग्राउंड स्टेट में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है और जैसे ही हम ग्राउंड स्टेट से दूसरी स्टेट यानी उसकी हाइट पे किसी सर्टेन हाइट पर जाते हैं वहां पर जाकर उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है। हमने लॉस और गेन इसमें पढ़ा था कि अगर किसी एक चीज में लॉस हो रहा है तो उसी हिसाब से उसी मुतकाबल जो इसका गेन है वो दूसरी क्वांटिटी में हो रहा होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी भी रिसीव हो रही होगी। तो बच्चे हम लोगों ने उन चीजों को ठीक से देख लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने सोलर और फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करना है। ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, प्रीवियस फर्स्ट ईयर में ये चीज नहीं थी, ये सेकंड ईयर में आई थी और फिर मजीद जो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हायर एजुकेशन में भी है। लिहाजा इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास यहाँ पर सिलेबस की कुछ चेंजिंग हो गई हुई है। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना था कि आप लोगों का कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है बच्चे, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारा सॉलिड टर्म है और दूसरी हमारी फ्लूइड डायनामिक्स। सॉलिड से बच्चे आप लोग बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। जो हमारे पास सॉलिड होती है वो एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होती है, मतलब रेगुलर पैटर्न में होती है। किसमें होती है? रेगुलर पैटर्न। वो आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंस, वो ना होने के इक्वल होता है। बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इनको एक खास नाम दिया गया जिसको आप लोग सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। सॉलिड में हम लोगों के पास कौन सी ब्रांच? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। उसमें मैकेनिकल भी हो सकती है, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, साथ ही हमारे पास मैग्नेटिज्म की भी हो सकती है। ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ रहे हुए हैं। मैकेनिकल भी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं जो एनर्जीज की बेस पर पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रिकल भी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं और मैग्नेटिक भी इफेक्ट आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। मैग्नेटिक के हिसाब से हम लोग मजीद पढ़ेंगे। लाइक हार्डनेस, उसका जो हार्डनेस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड अदर, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म, इसकी जो हार्डनेस है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है और उसकी जो मैग्नेटिक मटेरियल की खासियत है। ये चैप्टर का नाम है, उसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनामिक्स की। दूसरे नंबर पर फ्लूइड डायनामिक्स। सबसे पहले फ्लूइड, लफ्ज क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। ऐसे तमाम मटेरियल्स जो फ्लो कर सकते हो वो क्या कहलाएंगे? फ्लूइड कहलाएंगे। द मटेरियल which has ability to flow like liquid or gas। ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हैं? ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं, एबिलिटी रखते हो फ्लो करने की और एक जगह से दूसरी जगह अपनी मोशन को चेंज कर सकते हो, क्या कहलाएंगे? वो आपके पास फ्लूइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्लूइड। फ्लूइड डायनामिक्स क्या कहलाएगा? बच्चे ऐसी कोई भी चीज जो मोशन की हालत में हो वो डायनामिक्स होती है। क्या होती है? वो डायनामिकली स्टडी की जाती है। जो आपके पास फ्लूइड डायनामिक है उसका मतलब यह है कि फ्लूइड जो होगा वो मोशन की हालत में होगा। उसको हम लोग मोशन की हालत में डिस्कस करेंगे। किसकी शक्ल में? मोशन की हालत में। तो फिर आपके पास जो फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन वो क्या बनेगी? द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the study of the fluid in motion। जो फ्लूइड की हरकत में मोशन को डिस्कस करे वो बच्चे आपके पास फ्लूइड डायनामिक कहलाएगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या है और सॉलिड को किस तरह से हम लोग मुख्तलिफ चेंज होने वाली स्टेट्स की बना पर इसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं, इनको आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड होते हैं। मैं इनका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें कोई भी चीज है वो ऑर्डर की बेस पर है, मतलब तरतीब की शक्ल में पड़ी होगी। अमॉर्फस जिसमें बेतरतीब शक्ल में चीजें पड़ी हुई हैं या एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में बिखरे पड़े हैं, लेकिन होंगे वो सॉलिड। पॉलीमेरिक बच्चे तीनों दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट है। मे बी वो सॉलिड अमॉर्फस भी हो सकते हैं या फिर वो क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
are those in which there is a regular arrangement of atoms and molecules. जहां पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको कंसर्न करने के कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे. द नेबर्स of every molecule are arranged in a regular pattern which is constant throughout the crystal. एक दूसरे के करीब पड़े हुए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब क्या कंसीडर किए जाएंगे? वो कंसीडर किए जाएंगे कि वो रेगुलर पैटर्न है. ओवरऑल होल जो पार्टिकल्स आपके होंगे वो कांस्टेंट की शक्ल में होंगे, वहां पर किसी किस्म का गैप आपको खुला नजर नहीं आएगा. इसलिए इस बिना पर हम उसको रेगुलर पैटर्न यानी ऑर्डर बेस एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स या आयंस कहते हैं और उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम दिया गया है. और इनको हम लोग स्टडी कैसे कर सकते हैं? द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय द एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक्स. ये बच्चे एक तकनीक है एक्स रेज डिफ्रैक्शन, ये हायर एजुकेशन में ज्यादा इस्तेमाल होती है. एक्स रेज डिफ्रैक्शन है, इसकी मदद से हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो बच्चे वो है आपके पास एक्स रेज डिफ्रैक्शन टेक्निक. ओके बच्चे, एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्पल्स है इसका मेटल्स, दूसरे नंबर पर आयनिक कंपाउंड्स, तीसरे नंबर पर सिरामिक और चौथे नंबर पर सेमीकंडक्टर्स. जो मेटल्स हैं आप लोग जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं? विच हैव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. जो इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बनाते हैं, वो बच्चे आपके पास मेटल्स कहलाते हैं. कॉपर आ जाता है, आयरन आ जाता है, इसमें जिंक आ जाता है और इससे मिलती जुलती दूसरी एग्जाम भी आ जाता है. दूसरे नंबर पर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स आयन की वजह से बनने वाला जो कंपाउंड है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का आयनिकली पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के साथ से वो आपका आयनिक कंपाउंड. सोडियम क्लोराइड NaCl, ये देखिएगा जो Na है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो Cl है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, ये हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और Na यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ये एक मेटल है. चौथे नंबर पर है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एट द सेम टाइम कंडक्टर बिहेव करते हैं या इंसुलेटर भी बिहेव कर सकते हैं. ठीक है, ये हम लोग आगे नेक्स्ट इसके आर्टिकल्स में पढ़े हैं. इसमें आ जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन. जर्मेनियम और सिलिकॉन के ऊपर एक मुकम्मल लेक्चर है बच्चे, हम लोग उसमें देखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन का कंसेप्ट क्या होता है. उसके बाद बच्चे आ जाता है हमारा मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसी होती है इनमें. बच्चे जो मोशन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसकी बेस या उसकी जो डेफिनेशन है वो है इसकी वाइब्रेशन पर. किस कदर उसको ज्यादा हीट अप किया जाएगा उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे एक दूसरे की हरकत को फॉरवर्डली ऊपर करेंगे. जो सॉलिड में असल में मैकेनिज्म होता है ना सॉलिड में बच्चे, ये देखिएगा अगर ये आपके पास मॉलिक्यूल्स पड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग हीट देते हैं. क्या करते हैं? इसको हीट देते हैं किसी बर्नर की मदद से या किसी मोमबत्ती से. ये मॉलिक्यूल्स ऊपर पड़े हुए मॉलिक्यूल्स को जाकर एनर्जी इस तरह से वाइब्रेट करेगा ऊपर, फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल इस तरह ये वाइब्रेशन की शक्ल में ऊपर नीचे हरकत करके अपनी एनर्जी का मुजाहरा करेंगे. देयर आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन. वहां पर वाइब्रेटिंग मोशन अबव द फिक्स पॉइंट्स, इनके फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ये वाइब्रेटिंग मोशन रहती है. The amplitude of the vibration increase with the increase in temperature, but average distance between the atomic position remains the constant. बच्चों उसके कहने का मतलब है तो जब भी ये आपस में वाइब्रेशन करते हैं या आपस में टकराते हैं ज्यादा टेम्परेचर करने की वजह से, तो ये ऊपर नीचे हरकत तो करते हैं लेकिन इनकी जो एवरेज डिस्टेंस की पोजीशन, मतलब इसमें इतना डिस्टेंस इसमें इतना डिस्टेंस है, तो वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. द कोहेसिव फोर्स. बच्चे कोहेसिव फोर्स की मैंने आप लोगों को पहले भी डेफिनेशन और इसका तरीका बताया हुआ है. कोहेसिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है, चिपकने वाली फोर्स है. जिस तरह बारिश होती है और गलियों में सड़क के ऊपर कीचड़ वगैरह मड जिसे कहते हैं, वो टायर्स वगैरह अगर साइकिल के टायर्स के साथ जो मड लग जाता है और जल्दी से हम लोग पैडल करें तो वो मड उठता है ना, वो कोहेसिव फोर्स की वजह से टायर के साथ चिपका होता है. और उस कोहेसिव फोर्स की जो शिद्दत होती है वो इतनी देर तक नहीं रहती, जब जैसे ही साइकिल चलती है तो वो उसको दूर धकेलना शुरू कर देती है. उस फोर्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड मेंटेन द स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनसाइड ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशन.
जब ये एटॉमिक वाइब्रेशंस हो रही होंगी, वहां पर जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो इस फोर्स की मदद से आपस में जुड़े होंगे इनसाइड ऑफ द एटॉमिक वाइब्रेशंस के अंदर। इट हैज डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके क्या है? डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स है। क्या है बच्चे? इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स है। अगर इनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स है तो फिर इनको तोड़ने के लिए भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ये चीज आपने जहन में रखनी, जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा हैं। Definite melting points when the temperature exceeds from the certain limits in suddenly break। जब अचानक से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर वो अचानक से टूट जाता है। ठीक है, उस तरह से वहां पर वाइब्रेशंस की जो मोशन की मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे जो हमारी दूसरी काइंड है वो है अमॉर्फस सोलर और ग्लासी सोलर। इसको ग्लासी सोलर क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। अमॉर्फस सोलर ऐसे सोलर जिनमें मॉलिक्यूल्स बेतरतीब अंदाज में जुड़े होते हैं उसको हम लोग अमॉर्फस सोलर कहते हैं। देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इट इज मोर लाइकली लिक्विड विद द डिसऑर्डर स्ट्रक्चर फ्रोजन इन इट। और ये जब जम जाता है, इसको जमाया जाता है, तो ये मोर लाइक ज्यादातर लिक्विड की तरह के होते हैं और बेतरतीब अंदाज में अपने पार्टिकल्स को जोड़ देते हैं। also known as solid liquid in frozen। ये उसका दूसरा तीसरा नाम है। solid liquids are liquids in frozen में liquid। एग्जांपल्स क्या है? ऑर्डिनरी ग्लास है, रबर है, इस तरह के जितने भी पार्टिकल्स हैं। ऑर्डिनरी ग्लास विच इज solid at ordinary temperature has no regular arrangement of the solid। एक जो ग्लास है ये ऑर्डिनरी तौर पर सोलर तो कहलाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम और लॉन्ग रेंज तक ये सोलिड नहीं रहता। क्यों भला? क्योंकि लॉन्ग रेंज और लॉन्ग टाइम तक इसको सोलिड रहने ही नहीं देते। ज्यादा टेम्परेचर होता है, ग्लास को हाथ में पकड़े या ग्लास को आप लोग आग के ऊपर, फ्लेम के ऊपर रख दे, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो ग्लास हीटअप हो जाएगा और जब आप उसका टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा करने से वो फट भी सकता है, टूट भी सकता है। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर पर ये अपनी कैपेसिटी को खो देता है। इसको हम लोग सॉफ्ट सॉलिड भी कहते हैं। इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स इनटू पेस्ट लाइक स्टेट बिफोर बिकम अ वेरी विस्कस लिक्विड। ये विस्कस लिक्विड यानी कि गहरा होने की बजाय, गहरा होने से पहले ही सॉफ्ट हो जाता है। एट ऑलमोस्ट 800 सेल्सियस, 800 सेल्सियस टेम्परेचर पर ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ग्लासी रबर। ग्लास हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए हम इसको ग्लासी रबर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये उन सोलर्स की तरह कहलाता है जिनके बकायदा तौर पर आपके पास मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट नहीं होते, क्लैरिटी में नहीं होते, और उनकी एक अरेंजमेंट के बाद ये दोबारा से खुद को तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चे, ये होता है आपका अमॉर्फस सॉलिड। क्या कहलाता है? अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद है आप लोगों का पॉलीमर्स। क्या है लफ्ज? पॉलीमर है। पॉलीमर सोलर्स क्या होते हैं बच्चे? ये ऐसे सोलर्स होते हैं जिनका कुछ हिस्सा रेगुलर भी हो सकता है, यानी क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, कुछ हिस्सा अमॉर्फस भी हो सकता है। दे आर मोर और लेस सोलर मटेरियल्स विद अ स्ट्रक्चर व्हिच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरमीडिएट होता है। वो एट द टाइम सोलिड अमॉर्फस भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी हो सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड पार्शली और पुअरली क्रिस्टलाइन सोलर। इसको हम लोग ज्यादा हद तक या पार्शली हद तक क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं और अमॉर्फस भी कह सकते हैं। दे फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ द नेचर अकरिंग सिंथेटिक मटेरियल्स। ये बहुत ज्यादा तादाद में सिंथेटिक रबर पर मुश्तमिल जो ग्रुप्स हैं उनको परफॉर्म करवाता है। दे मे बी फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से होता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। The process in which the relatively simple molecules are combined into the massive long chain molecules, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं चेन की शक्ल में। into massive chain molecules are three dimensional structure by some chemical reaction, या किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए थ्री डिमेंशनल स्पेस, थ्री डिमेंशनल शक्ल बनाते हैं बच्चे, वो आपके पास पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या है? प्लास्टिक है, सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर्स का क्या
काम या यहाँ पर वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। जो प्लास्टिक और सिंथेटिक रबर का काम और यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म करते हैं बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। जब पोली ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमेरिक रिएक्शंस इन विच द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। Polythene, polystyrene, and nylons are some examples of polymers. Natural rubber is composed in the pure state entirely with the hydrogen with form C5H6 into N. ये बच्चों उसका फार्मूला है। These materials have rather low specific gravity. इनकी specific gravity मखसूस है, मतलब इसकी जो मखसूस ग्रेविटी है वो कम होती है। Composite even the lighter of the metals and even exhibit the good strength of the weight to ratio। तो इनकी जो वेट और रेशियो जो होती है, वेट रेशियो, वो भी बच्चे लाइट मटेरियल की निस्बत कम ही होती है। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने सॉलिड से मुतल्लिका जो उसकी ब्रांचेस है, फ्लूइड डायनामिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स और उनकी मोशंस के बारे में देखा है। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोगों ने इनके बाय पार्ट्स फार्मूलाज, बाय पार्ट्स सब्जेक्शंस बारे जूम करके देखे हैं और इनकी जो अरेंजमेंट्स है उनको समझने की कोशिश की है। ठीक है बच्चे, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद सॉलिड और फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वाला जो लेक्चर है ये आपने अपनी नोटबुक्स पर लाजमी लिख लेना, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है दूसरी चीजों से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशंस और उससे मुतल्लिका जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी तरतीब दी गई है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा भी अगर किसी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चा अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।